जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विथ नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी मेंस आंसर राइटिंग लेक्चर है। इससे पहले हमारी लेक्चर हुई थी इंडियन क्लाइमेट के ऊपर। उसी लेक्चर में बहुत सारी बातें हुई थी, जैसे क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं आपके इंडियन क्लाइमेट को। मॉनसून के बारे में बात हुई, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ये सारी बातें हो चुकी हैं। साथ ही साथ कुछ ग्लोबल फिनोमेना देखे थे हमने, जैसे एल नीनो, ला नीना, मोदुकी के बारे में, एंड देन इंडियन ओशियन डाइपोल। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में हो चुकी थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपने उससे पहले मेरी एक बात सुन लो आप। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखो, उस लेक्चर को कंप्लीट करो। उससे रिलेटेड जो पिछले 10 ईयर्स में PYQ पूछे हुए हैं, आज की लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली क्वेश्चन से। आप देखोगे टोटल आज हम लोग 4 क्वेश्चन आपके सामने आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज एन आउटकम ऑफ एल नीनो इफेक्ट, डू यू एग्री। एल नीनो के बारे में पिछले लेक्चर में क्लास हो चुकी है हमारी। हाउ फार डू यू एग्री दैट द बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून हैज़ बिन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप डिस्कस। आपके इंडियन मानसून से रिलेटेड बातें होंगी। थर्ड क्वेश्चन देख लो, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक कैन बी असाइंड टू द मानसून क्लाइमेट दैट सक्सीड्स इन फीडिंग मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन मानसून एरिया। थर्ड क्वेश्चन, उसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, व्हाई इज दिस साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया, दैट मीन्स ईस्टर्ली इन भोजपुर रीजन। हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन। ये 4 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस आप लोग सुनते चलना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज एन आउटकम ऑफ एल नीनो इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग को इंट्रो में क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग को इंट्रो लिखना है। किसके बारे में लिखेंगे हम लोग, वहां लिखेंगे हम लोग एल नीनो के बारे में, कि एल नीनो से आप समझते क्या हो। उसके बाद क्या करना है, एल नीनो का बहुत ही सुंदर मैंने पिछले लेक्चर में एक डायग्राम बना कर दिखाया था आपको, वो डायग्राम आप यूज कर लेना। उसके बाद क्या कर लेना, क्या क्या इफेक्ट एल नीनो का क्रिएट होता है, मतलब बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, इनसे रिलेटेड क्या क्या इफेक्ट हमारे इंडिया में, जो इंडिया के क्लाइमेट को डिस्टर्ब करता है, इंडिया के मानसून को डिस्टर्ब करता है, वो सारी बातें कर लेंगे। एंड देन इसकी कंक्लूजन में इनके सिग्निफिकेंस को दिखा देंगे। इस तरह से हमारा पूरा ये एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रो में आप क्या लिखोगे। देखो अगर आप एल नीनो की बात कर रहे हो तो इंट्रो में आप पिछला लेक्चर देखना, उसमें मैंने इंट्रो में बताया था। यहाँ पे आप एल नीनो से रिलेटेड इंट्रो क्या लिख सकते हो, कि जो एल नीनो होता है ये एक पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट होता है। एल नीनो क्या होता है, एक पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट होता है। प्रिवेल कहाँ करता है, तो ये आपके कोस्ट ऑफ पेरू पे प्रिवेल करता है। ये सब पॉइंट आप सुनते चलना, कोस्ट ऑफ पेरू पे प्रिवेल करता है, वहां पे ये वार्म क्रिएट कर देता है, वार्म करंट क्रिएट कर देता है। लेकिन वहां पे होता क्या है उससे पहले, तो वहां पे उससे पहले कोल्ड पेरुवियन करंट होता है। ये आप ध्यान रखना, कोल्ड पेरुवियन करंट। लेकिन उसको आपका जो एल नीनो है उसको रिप्लेस करके वहां पे वार्म ओशियन करंट क्रिएट कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या इंट्रो में लिख सकते हो, कि जो एल नीनो है वो मैंने बताया था कि स्पेनिश टर्म है, इसका मतलब क्या था, द लिटिल बॉय, ठीक है, सॉरी द लिटिल गर्ल। उसका मतलब क्या था, रेफर्स टू, किसको रेफर्स करता है, बेबी क्राइस्ट को। ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद कुछ और बातें अगर सुनोगे तो वो आप लिख सकते हो। ये जो आपका एल नीनो होता है ये एक वार्म फेज होता है, वार्म फेज जो लार्जर फेनोमेना है। किसका फेनोमेना है, लार्जर फेनोमेना, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का ये एक लार्जर फेनोमेना है, ठीक है। वहीं अगर आप ला लीना से कंपेयर करोगे तो ये जो है ला लीना, ये आपका कूल फेज में कंपेयर होता है, कूल फेज के अंदर आता है। किसका, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का। ये सारे बस आप क्या करना, इन सारे पॉइंट को आप अपने इंट्रो में लिख देना। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं हम लोग इनके बारे में कुछ डिटेल, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। उसको क्या करेंगे हम लोग, मिनोमिक्स के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का हम लोग मिनोमिक्स देखते हैं। इंपैक्ट ऑफ एल नीनो क्लाइमेट, ये है जो हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखो इसको आप याद कैसे करोगे, आप याद कर लोगे मिनोमिक्स, वार्म ओशियन। क्या रहेगा आपका मिनोमिक्स, वार्म ओशियन। डब्ल्यू से वार्मिंग ऑफ सी सरफेस, जो आपने अभी इंट्रो में ही लिख लिया।
El Nino is characterized by unusually warm sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean. ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखना। दूसरा, ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न। देखो एल नीनो के बारे में यहाँ पे अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये डिटेल मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। बस यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है वो बस मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड देख लो, ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न। एल नीनो कॉजेज सिग्निफिकेंट चेंजेस in global rainfall pattern, often resulting in increased precipitation in some regions and drought in other. Third देख लो आप, reduced trade wind. El Nino weakens the trade winds that normally blows from east to west across the tropical Pacific, disrupting normal oceanic and atmospheric circulation pattern. ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, monsoon disruption. El Nino can disrupt the normal monsoon cycles, leading to either वीकर मॉनसून्स और डिलेड ऑनसेट, इंपैक्टिंग एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। ये सारे पॉइंट को आपको समझने में बिल्कुल डिफिकल्टीज नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, ओशियन हीट वेव। एल नीनो कंट्रीब्यूट टू ओशियन हीट वेव्स वेयर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ अनयूजुअली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर्स कैन कॉज वाइड स्प्रेड मरीन हीट स्ट्रेस। तो इसको यहां रखना, ठीक है। क्या नेक्स्ट पॉइंट था हमारा? ओशियन हीट वेव। उसके बाद नेक्स्ट देख लो आप, कोरल ब्लीचिंग याद कर लो। Warmer ocean temperature during El Nino event stress coral reefs, leading to coral bleaching, where coral expel their symbiotic algae and turn white. क्या हो रहा है उससे? कोरल ब्लीचिंग हो रहा। उसका और कुछ पॉइंट याद सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा। कैसे? चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग एल नीनो कैन एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चर, लीडिंग टू क्रॉप फेलियर्स एंड क्रॉप शॉर्टेज। उस तरह नेचुरल डिजास्टर इंटेंसिटी एंड शिफ्ट इन फिश प्रोडक्शन। तो ये आप कुछ नहीं करना है, इसमें से आप बस 5 to 6 पॉइंट निकाल लेना, जो आपके लिए इजी होगा उसको आप याद कर लेना। तो इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले क्या कर लेना, आप एक इसका डायग्राम बना देना, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बना के दिखाया था, ठीक है। तो इस तरह आप एल नीनो के ऊपर भी आंसर लिख सकते हो। अब देखो, अब इसके लिए आपको सपोज इसके लिए आपको कंक्लूजन लिखना। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि ये एक ग्लोबल फेनोमेना है, जो आपने देख लिया ग्लोबल फेनोमेना है, दो हैपनिंग इन लिमिटेड एरिया। ये लिमिटेड एरिया में ये होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होता है। ये सब देखो, ये सब सिग्निफिकेंस है, आप चीज़ों को समझते चलो। आपको कंक्लूजन में जो आप बॉडी में लिख रहे हो, बस उसका आपको सिग्निफिकेंस दिखाना है, ठीक है। ये एक तो एक ग्लोबल फेनोमेना है, बहुत लिमिटेड एरिया में होता है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है। वहीं और कुछ क्या पॉइंट लिख सकते हो आप? वहीं आप कुछ फ्रीक्वेंट, अगर रिसेंट कोई एग्जांपल आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसकी इंपैक्ट सिग्निफिकेंस आप इंडिया के कंटेक्स्ट में दिखाना, क्योंकि अगर एल नीनो की बात हो रही है तो आप यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में दिखा सकते हो कि इंडिया में इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा, एक दो एग्जाम्पल के मदद से आप दिखा देना। इससे क्या होगा, आपका इंपैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन क्लाइमेट, ये जो क्वेश्चन पूछा था ये आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इससे 4-5 पॉइंट याद कर लेना मिनोमिक्स की हेल्प से। इंट्रो याद कर लेना। इंट्रो आप जो समझ रहे हो एल नीनो से आप वो लिख दो, कंक्लूजन आप जो समझ रहे हो वो लिख दो। आपका इंपॉर्टेंट क्या है? आपका बॉडी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको 5-6 मिनोमिक्स के हेल्प से 5-6 टर्म दे दिया, बस उसे आप याद कर लो। डायग्राम मैंडेटरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो जो पिछले लेक्चर में मैंने डायग्राम बनाया था एल नीनो से रिलेटेड, उसे आप बना देना, उसे प्रेजेंट कर देना बहुत सुंदर से, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन की बात। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लो। हाउ फार डू यू एग्री दैट बिहेवियर ऑफ इंडियन मॉनसून हैज बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप डिस्कस। इंडियन मॉनसून से रिलेटेड बातें हो रही हैं, इसमें भी आप वैसे ही इंट्रो लिख दो। इंट्रो क्या लिख दोगे कि ह्यूमनाइजिंग द लैंडस्केप कैन बी डिफाइंड एज चेंजिंग द नेचुरल लैंडस्केप आर्किटेक्चर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग लाइक अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे ही आप ह्यूमनाइजिंग कह रहे हो, जो आपका जो लैंडस्केप है उससे वो चेंज कर रहा है, ठीक है। ऑल दीज मेक डिस्टर्बेंस इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ द एटमोस्फेयर, ईदर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड अल्टीमेटली कॉज अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ इंडियन मॉनसून। तो यही आपको बताना है, इसे ही आप इंट्रो में लिख सकते हो छोटा सा, ठीक है। 2-4 लाइन में इंट्रो लिख देना, क्या ह्यूमनाइजिंग से आप क्या समझ रहे हो, ठीक है। ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप से आप क्या समझ रहे हो, बस उसे 2-3 लाइन में इंट्रो दे देना। फिर इससे रिलेटेड आप मॉनसून से रिलेटेड डायग्राम बना सकते हो, मॉनसून पैटर्न को आप दिखा सकते हो ऐसे करके कुछ,
ठीक है, वो भी आपको बहुत अच्छा डायग्राम हो जाएगा। इससे आपका क्या होगा, इंट्रो और डायग्राम ये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या क्या कैसे कैसे अगर ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप बढ़ेगा, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन बढ़ रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा, तो ये कैसे कैसे आपके इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करेगा, उसको हम लोग अब आगे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनोमिक्स। ठीक है, तो अब इसे आप समझ लो, ये बस 4-5 पॉइंट इसे याद कर लेना, इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो मिनोमिक्स हमारे तरफ से, ये जो मिनोमिक्स बनाई गई है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रस्ट मी, ये आपके चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा। अब ये देख लो, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इंडियन मॉनसून और क्लाइमेट, तो वही बात हो रही है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब देखो ये क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, देखो इसको आप याद कर लो अर्बन शिफ्ट से। अर्बन हीट आइलैंड, ये इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। अर्बन हीट आइलैंड आर रीजन्स विद इन सिटीज दैट एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, concentrated infrastructure and minimal vegetation. This increase the heat can alter local weather patterns by creating low pressure zones that affect wind and cloud formation, leading to irregular rainfall. Second देख लो आप, reduction in vegetation, ठीक है, urbanization leads to deforestation and reduction of green spaces, affecting evapotranspiration, the process of water movement from land to the एटमॉस्फेयर। इवापोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम लैंड टू द एटमॉस्फेयर। विथ लेस वेजिटेशन द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर डिक्रीजेस, डिसरप्टिंग क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल पैटर्न। ये सब क्या देख रहे हो आप, ये कैसे ह्यूमन इफेक्ट कर रहा है अपने इंडियन मॉनसून को। थर्ड देख लो आप, ब्लॉकिंग विंड पैटर्न्स, हाई राइज बिल्डिंग एंड डेंस कंस्ट्रक्शन इन अर्बन एरिया कैन डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो ऑफ विंड्स which impacts the monsoon ability to reach inland region effectively, altering the amount and timing of rainfall. Fourth point देख सकते हो आप, air pollution, increased air pollution from industrial activities, vehicle and construction in urban areas lead to higher level of aerosols in the atmosphere. Aerosols influence cloud formation and can reduce the intensity of rainfall by absorbing and reflecting solar radiation. उसका नेक्स्ट कुछ और पॉइंट देख सकते हो, जैसे एन से नॉन परमिएबल सरफेस, शिफ्ट इन रेनफॉल पैटर्न। ये शिफ्ट इन रेनफॉल पैटर्न कैसे हो रहा है वो देख लो आप। अर्बनाइजेशन कैन कॉज शिफ्ट इन रेनफॉल पैटर्न्स, मेकिंग देम लेस प्रेसिपिटेबल। सम एरियाज में एक्सपीरियंस हैवी रेन्स इन शॉर्टर पीरियड्स, while other face reduced rainfall leading to both drought and flood. उसका टेम्परेचर आपका हाई कर देगा. Urban areas tend to have higher temperature due to factor like concrete structures, vehicle emission and industrial activities. These elevated temperatures can alter local climate condition and influence the amount of rainfall. तो ये क्या करो आप देखो, फिर उसका इंक्रीज रन ऑफ, फ्लैश फ्लड, टाइमिंग डिस्टर्बन. ये देखो, इससे आप 4 to 5 या मैक्स 6 पॉइंट इससे आप याद कर लो क्या क्या आप इंपैक्ट दे पा रहे हो, ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट क्या क्या हो रही है. फिर उसके बाद आप इससे रिलेटेड कंक्लूजन लिख लो, इसकी सिग्निफिकेंस लिख लो, कैसे ये डिस्टर्ब कर रहा अपने इंडियन मॉनसून को, कैसे ये निगेटिवली डिस्टर्ब कर रहा. तो इससे क्या होगा, आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मिनोमिक्स. अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, what characteristic can be assigned to the monsoon climate that succeeds in feeding more than 50% of the world population residing in monsoon area. सेम इंट्रो दे दो, इंट्रो आपके पास होगा. जो भी मैंने इंट्रो बताया था, 75% ऑफ इंडिया रेनफॉल इज डिपेंडेंट ऑन मानसून. ठीक है, एग्रीकल्चर पैटर्न को ये कैसे हेल्प करता है, कहाँ कहाँ मानसून का वो कैसा पैटर्न देखने को मिलता है, हर जगह ये यूनिफॉर्मली नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका. ये सब आप क्या करो, इंट्रो में दे दो एंड देन बहुत ही अच्छे से इसके एक डायग्राम बना दो. अब उसका क्या करो, आप कैरेक्टरिस्टिक देख लो इंडियन मॉनसून का विद द हेल्प ऑफ मिनोमिक्स. तो वो चलो अब हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनोमिक्स क्या क्या मॉनसून का कैरेक्टरिस्टिक है एंड देन उसकी सिग्निफिकेंस बता दो इंडिया के कंटेक्स्ट में, कैसे पूरा एग्रीकल्चर इसके ऊपर डिपेंड है, कैसे इंडिया का वेजिटेशन कवर इसके ऊपर डिपेंड है, कैसे जो वाटर रिसोर्सेज है ये हमारे मॉनसून के ऊपर डिपेंड है. ये सारी बातें आप बता दो. तो चलो मिनोमिक्स के हेल्प से पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून क्लाइमेट. देखो इसको आप मिनोमिक्स याद कर लो, मॉनसून मॉनसून मॉनसून. ठीक है, देखो आर से क्या हो गया, आर मॉनसून, आर से क्या हो गया, रीजनल वेरिएशन. द मॉनसून इन इंडिया वेरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट रीजन. द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ द मॉनसून
डिफर वास्टली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। एम से मानसून, मानसूनल रिवर्सल। द इंडियन मानसून इज characterized by a reversal of wind pattern. During summer, moist winds blow from the southwest, while in winter, dry winds come from the northeast. ये सब पॉइंट आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है आपको। Onset and retreat. The monsoon has a well-defined onset and retreat. It typically begins in Kerala around the first week of June and withdraws from Rajasthan by September. Numerous rainfall. India receives the majority of its rainfall during the monsoon season, while in vital for its agriculture and water resources. ठीक है, एन से क्या हो गया, न्यूमरस रेनफॉल। इंडिया रिसीव्स द मेजॉरिटी ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन विच इज वाइटल फॉर इट्स एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। ऐसे देख लो आप, सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, द मॉनसून इफेक्ट टेम्परेचर पैटर्न, कूलिंग डाउन रीजन्स दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट बिफोर इट्स अराइवल एंड लीडिंग टू वार्मर विंटर्स पोस्ट रिट्रीट। तो इसको ध्यान रखना। ओशियानिक इन्फ्लुएंस कैसे करता है ये, द मॉनसून इज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओशियानिक कंडीशन सच एज इंडियन ओशियन डाइपोल एंड एल नीनो विच अफेक्ट रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, उसके बाद आउटबर्स्ट ऑफ रेन एंड नॉट ईयर अराउंड। द मॉनसून इज अ सीजनल फेनोमेना विथ रेन कंसंट्रेटेड इन अ स्पेसिफिक पीरियड लिविंग द रेस्ट ऑफ द ईयर रिलेटिवली ड्राई। तो ये क्या करो आप, ये बस मैंने आपको रीड कर दिया, इससे भी जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा एक बार आप ये याद कर लो। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारा तीसरा चल रहा। आप एक बार चारों का आंसर अपने से लिखो विद द हेल्प ऑफ ये जो भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रही है मिनोमिक्स के हेल्प से। इंट्रो दे दो, डायग्राम दे दो, ये बॉडी में ये मिनोमिक्स यूज कर लो आप, इससे रिलेटेड आप पॉइंट लिख लो एंड देन कंक्लूड कर दो, सिग्निफिकेंस बता दो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया इन भोजपुर रीजन। भोजपुर कहाँ है आपका, बिहार में। ठीक है, हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन। मतलब कल्चर से भी इनको लिंक करना है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये देखो पुरवैया ईस्टर्ली इन भोजपुर रीजन। देखो कुछ नहीं है, ये भी आपका मानसून से रिलेटेड ही बात हो रहा। ठीक है, इसमें भी वही साउथ वेस्ट मानसून विंड के बारे में बात हो रहा। तो इंट्रो सबसे पहले क्या करो आप, ये देखो क्वेश्चन आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसमें सबसे पहले फिर से वैसे ही इंट्रो करना है। इंट्रो क्या लिखोगे आप कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। ठीक है, वहीं जो भोजपुर रीजन है ये लाई करता है इन दी स्टेट ऑफ बिहार। ये आपको पता होना चाहिए, भोजपुर रीजन कहाँ आपका, बिहार स्टेट के अंदर है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, ये आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच से इन्फ्लुएंस होता है। इस बात को ध्यान रखना। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड 2 ब्रांच में है, वो पिछले लेक्चर में देखा था हमने, एक अरेबियन सी ब्रांच एंड एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये जो भोजपुर रीजन है ये इन्फ्लुएंस होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ये पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब उसके बाद हम लोग डायग्राम बना सकते हैं मानसून से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़े से पुरवैया के बारे में बताएंगे। ठीक है, थोड़े से पुरवैया के बारे में बता देंगे। जैसे पुरवैया क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, जो जून से सितंबर का मंथ होता है उस समय होता है क्या, बस इतना समझो। उस समय क्या होता है आपको पता होगा, ये सारे चीज को आप इंटरलिंक करना अपने दिमाग में। जून से सितंबर मंथ में क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है आपके तिब्बतन प्लेट्यू में। ठीक है, लो प्रेशर जोन कहाँ क्रिएट होता है, तिब्बतन प्लेट्यू में। और उसके बाद क्या होता है आपका, कुछ ऐसे आप डायग्राम समझ सकते हो। ये सपोज ये आपका इंडियन पेनिनसुला हो गया, ये तिब्बतन रीजन हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। नीचे साइड आपका इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर जोन, मेडागास्कर साइड में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। ये आप क्या करेगा, मॉइस्चर सप्लाई करेगा इसको। तो ये यहाँ से ये 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जा रहा है। एक तो आपका अरेबियन सी ब्रांच में जा रहा है, एक आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच में जा रहा है। ठीक है, तो यही है जो तिब्बतन प्लेट्यू है, उसको मॉइस्चर सप्लाई कौन करेगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे साइड में हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो विंड फ्लो हो रहा है ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। एक तो आपके चल जा रहे हैं अरेबियन सी ब्रांच, एक चल रहा है आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, उसका यही जो आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, जो मानसून का ये साउथ वेस्ट मानसून विंड का ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, यही क्या करता है आपके नॉर्थ वेस्ट टर्न करता है और भोजपुर रीजन में एंटर करता है, बिहार के रीजन में एंटर करता है। किधर से, ईस्टर्न साइड से एंटर कर रहा है, देख रहे हो ना, ईस्टर्न साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए इसका नाम पुरवैया है। ठीक है, पुरवैया, जिससे आप क्या कहते हो,
ईस्टर्ली विंड भी। तो बस यही सबसे पहले आपको इंट्रो में लिखना है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी को आप इंट्रो में लिख दोगे। तो ये आपका देखो, इंट्रो में तो आप साउथ वेस्ट मानसून विंड के बारे में लिखोगे, फिर बॉडी शुरू कर दोगे। बॉडी में सबसे पहले आप पुरवैया के बारे में लिख दोगे। उससे पहले क्या करोगे, आप एक डायग्राम बना देना मानसून से रिलेटेड। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है, सपोज हमें लिखना है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या था, ये तो हमने लिख लिया। जैसे वाई इज साउथ वेस्ट मानसून विंड कॉल्ड पुरवैया इन भोजपुर रीजन, ये हमने देख लिया। उसके बाद हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन। 4-5 पॉइंट याद कर लो आप, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करो। जैसे देखो मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने क्या टॉपिक देख लिया कि इन्फ्लुएंस ऑफ पुरवैया ऑन कल्चरल इथोस भोजपुर रीजन। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, फेस्टिवल एंड रिचुअल आर लिंक्ड विद दैट। ठीक है, जो फेस्टिवल और रिचुअल होती है ये इनसे ही इन्फ्लुएंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो छठ पूजा के बारे में आपने सुना होगा, वो ले सकते हो आप। दुर्गा पूजा में ले सकते हो, दुर्गा पूजा को आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीज एक फेस्टिवल होता है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये आप फेस्टिवल से रिलेट कर सकते हो। सेकंड आप क्या रिलेट कर सकते हो, सेकंड आप एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी जो होता है वो मॉनसून के समय में, जब मॉनसून अराइवल होता है उस समय इनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना। उसका थर्ड आप क्या लिख सकते हो, थर्ड आप लिख सकते हो कि एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होता है जो खाने पीने का होता है। ठीक है, जैसे फूडिंग वगैरह का होता है, वो भी एक प्रैक्टिस होता है। जैसे दही चूड़ा हो गया, पकौड़ा हो गया, घुगनी हो गया, ये मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा वहाँ पे खाया जाता है। तो ये सब क्या आपको कल्चरल इथोस के बारे में बता रहा। ठीक है, उसका जैसे फूडिंग जो मैंने बता दिया आपको, दही चूड़ा हो गया, पकौड़ा हो गया, घुगनी हो गया। उसका नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जैसे लैंग्वेज एंड फोक, जो लैंग्वेज एंड फोक डांस वगैरह होता है ये भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स प्रिवेल करते हैं उस समय, स्टोरीज बोला जाता है, प्रोवर्ब्स बोला जाता है, ये सब आप वहाँ चलती है ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मानसून। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट जो है ये आप ध्यान रख सकते हो, इसे आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, डायरेक्शनल सीजनल विंड इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस, तो ये 4 पॉइंट जो है ये आप ध्यान रख लो। 1-2 आप अपने से भी लिख सकते हो, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या करना है, आपको बस कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन में आप क्या लिख लोगे, हेंस पुरवैया दो अ क्लाइमेटिक फैक्टर, इसका सिग्निफिकेंस बताना आपको। हेंस पुरवैया दो अ क्लाइमेटिक फैक्टर हैज मल्टीपल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी एंड कल्चरल स्फेयर ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द भोजपुर रीजन। ठीक है, देखो पुरवैया के बारे में आपने क्या देखा, ये तो चलो साउथ वेस्ट मानसून विंड से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आ रहा, लेकिन ये बिहार का कुछ कल्चरल डायमेंशन भी दिखा रहा है। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर तो है, साथ साथ कुछ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कुछ कल्चरल प्रोस्पेक्टिव, कुछ जैसे फेस्टिवल रिचुअल्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, फूडिंग वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, लैंग्वेज के बारे में बताया, इसको भी ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये आपका कंक्लूजन पार्ट हो जाएगा। तो इससे आप क्या करोगे, ये भी आंसर एक फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो हमारी थी ये हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या करते हैं, अब कुछ जैसे सपोज इन फ्यूचर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जैसे हमने देख लिया इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो, अब हम लोग क्या करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ला नीना भी देख लेते। सपोज इन फ्यूचर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे डील करोगे, इम्पैक्ट ऑफ ला नीना। इसके लिए भी आपके पास डायग्राम होगी, इसके लिए भी आपके पास इंट्रो होगा, ये सब मैंने करवा रखा है। अब देख लो, आप इसके लिए बस एक मिनोमिक्स याद कर लो इम्पैक्ट के लिए, कूल ला नीना। ठीक है, सी से क्या हो गया, कूलर सी सरफेस टेम्परेचर। उसके बाद ओ से क्या हो गया, ओशियनिक अपवेलिंग इंक्रीज। ओ से फिर आउटब्रेक ऑफ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन। एल से ला नीना बूस्ट ग्लोबल मॉनसून। एल से लेस रेनफॉल इन सम रीजन्स। ए से एग्रीकल्चर बेनिफिट्स इन सम रीजन। एन से नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस कोल्डर विंटर। आई से इंक्रीज्ड फिश पॉपुलेशन। एन से नेचुरल डिजास्टर। ए से एम्पलीफाइड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये सब आप कुछ पॉइंट एक बार आप अपने से भी देखना, आप समझ जाओगे। एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। ठीक है, 4-5 पॉइंट देख लेना, जो भी एल नीनो में आपने पढ़ा है बस उसके अपोजिट यहाँ पे कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो फिर एक और मिनोमिक्स है आपके लिए, डिफरेंसेस बिटवीन एल नीनो एंड ला नीना। इसके बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो 2 साइड्स। टी से क्या हो गई, टेम्परेचर एनिमलीज। डब्ल्यू से वेटर कंडीशन इन डिफरेंट रीजन्स। ओ से ओशियनिक चेंजेस। एस से शिफ्ट इन रेनफॉल पैटर्न। आई से इंक्रीज्ड स्टॉर्म एक्टिविटी। डी से डिस्टर्प्टेड ट्रेड विंड्स। ई से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स।
एस से शिफ्टिंग मरीन इकोसिस्टम। इससे आप ये भी डिफरेंसेस भी देख लो, आप सब लिखा हुआ है देखो, TWOS, टी से क्या हो गई टेम्परेचर एनोमलीज, ओ से क्या हो गई, डब्ल्यू से क्या हो गई वेटर कंडीशन, ओ से क्या हो गई ओशियनिक चेंजेस, एस से क्या हो गई शिफ्ट इन रेनफॉल पैटर्न्स, आई से इंक्रीज्ड स्टॉर्म एक्टिविटीज, डी से डिसरप्टेड ट्रेड विंड्स, ई से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एस से शिफ्टिंग मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखो ये क्वेश्चन हमारी हो चुकी है, ये वाली, ये इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो देखो हमने क्या किया, जो भी चार, देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे पूरे अपने अगर इंडियन क्लाइमेट को देखोगे तो आपने क्या देखा, इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनसून से रिलेटेड बातें। ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्लोबल फिनोमेना जैसे एल नीनो हो गई, ला लीना वाली फिनोमेना हो गई, और ये जो दोनों टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कराया गया। ट्रस्ट मी, यूट्यूब में ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं किया होगा जैसे हमारी टीम कर रही है आपके लिए। आप इस चैनल को जितना ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो करो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला आपके लिए मेंस के लिए, और इन फ्यूचर हम और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाने वाले हैं। तो देखो ये जो दोनों टॉपिक था ये बहुत डिटेल में हुआ है, और इसी से रिलेटेड आप देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन पूछिए बस टर्म चेंज हो रही है, उससे तो कुछ नहीं हो रहा है, बस टर्म चेंज हो रही है। अगर आप टर्म समझ रहे हो तो आप इजीली आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से हमें ओशियोनोग्राफी के बारे में पढ़ना है, इस बात को आप नोट डाउन कर लेना। तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अब उसमें ओशियोनोग्राफी होगा। हमारी क्या क्या हो गई, हमारी क्लाइमेटोलॉजी पूरी कवर हो गई, विथ आंसर राइटिंग हो गई, इंडियन क्लाइमेट भी हमने देख लिया और साथ ही साथ इसका आंसर राइटिंग भी कर लिया। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे ओशियोनोग्राफी एंड देन उसकी आंसर राइटिंग भी साथ साथ चलेगी। चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट इन माय क्लास। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।